स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारी क्लास देख रहे होंगे। मित्रों, अष्टमी की नवमी दशहरा की ये छुट्टी क्लास की रही, 2-3 दिन का गैप रहा, उसके लिए आई एम सॉरी। आज फिर से हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं अपनी नई वीडियो लेकर के। वैसे आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। खुशखबरी ये है कि राज्य सरकार ने 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की क्लास हैं उनको चलाने की सशर्त अनुमति दी है। वो सशर्त अनुमति ये कि मास्क लगा करके आना, सैनिटाइज होकर के रहना, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी है उस हिसाब से स्कूलों की व्यवस्था 2 नवंबर से खुल सकते हैं आदि का चांस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मित्रों, सिलेबस भी 40% उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, घटा दिया और 60% सिलेबस कोर्स का सारी विषयों का डाल दिया। ग्रुप में ये डिस्कशन हो रहा था कि सर इस ग्रुप में सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा तो करो। तो आइएगा, आज हम पहले थोड़ा सा अपने हिंदी कंपलसरी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत सोचने का विषय है कि सारी सब्जेक्ट जो हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, लगभग 40% सिलेबस हटा दिया। लेकिन हमारी इस कंपल्सरी साहित्य हिंदी का खूब हटाया है, 22 में से 12 पार्ट हटा दिए। अब जो हमारी 3 किताब दी हैं ऑलरेडी पहले ही, उनमें से कुछ भी नहीं हटाया है, कुछ भी नहीं हटाया है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। मित्रों, देखना, अपन सबसे पहले व्याकरण की बात देखते हैं। हटाया क्या है? कहने को पद परिचय, शब्द शक्ति, ये 2 टॉपिक जो 2-2 नंबर के थे, अब सिलेबस में इनको हटा दिया गया। मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी अलंकारों की बात करें तो रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये 4 अलंकार जो सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। बचे कौन कौन से? अनुप्रास, श्लेष और उपमा। ये 4 अलंकार, यमक और उपमा, ये 4 अलंकार तो कोर्स में है और 4 अलंकार कोर्स से हटा दिए गए हैं। उसके बाद पत्र एवं प्रारूप लेखन की बात करते हैं। मित्रों, 5 पत्र हमारे सिलेबस में थे पहले। निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना और अर्धशासकीय पत्र। जो 2 नंबर के थे। अब देखो मित्रों, ज्ञापन हटा दिया, अधिसूचना हटा दिया, यानी 3 प्रकार के पत्र जो हैं ये हमारे सिलेबस में छोड़े गए हैं। तो पत्रों का प्रारूप हमें पूरा का पूरा समझना है। निविदा, विज्ञप्ति, अर्धशासकीय पत्र, यानी कि जो इनफॉर्मल फॉर्मल जो लेटर चल रहे थे हमारे, उनमें सारी चीज़ हमें देखनी है। हटा दिए सब 2 अलंकार। हमें अनुप्रास, श्लेष, यमक ये शब्द अलंकार थे और ये अर्थ अलंकार, अर्थात हमें अर्थ अलंकार भी पढ़ना है, अलंकार हमें वैसे पढ़ने। अब सुनो, ये हटाया सिलेबस में से बस। लेकिन अब जब आगे सिलेबस हमारा प्रोवाइड इन्होंने किया तो पद परिचय और शब्द शक्ति जब बात की गई कि इनको हटा दिया गया, लेकिन जब पेपर आएंगे बोर्ड के तो 2 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा और 2 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। जो 16 नंबर की हमारी ग्रामर थी उसमें से अलंकार 2 नंबर का, भाषा लिपि व्याकरण 2 नंबर की, भाषा लिपि व्याकरण 2 नंबर का, 2 नंबर का, और पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबर की।
ये हो गए 10 नंबर, और 2 नंबर के पत्र, और 4 नंबर का हमारा आएगा निबंध। इस तरह 16 नंबर का टॉपिक था। 2 2 4 6 8 10 12 और 4 16। और मित्रों आज भी 16 नंबर का ही बोर्ड में पूछा जा रहा है। अब हटाने को देखो क्या दिया कि पद परिचय हट गई, सब शक्ति हट गई, लेकिन जब सिलेबस की बात की गई पेपरों में आएगा किस हिसाब से, तो 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पद परिचय में से भी आएगा और शब्द शक्ति में से भी आएगा। अब हटा क्या बात की गई, तो इनमें से ये पूछा गया कि पहले जो थे, जो सिलेबस नहीं हटा था, इसमें से पूरे पद परिचय में से घूम करके कहीं से भी कैसे प्रश्न दिया जा सकता था। शब्द शक्ति, अमिदा, व्यंजना, लक्षणा, कहीं से भी कैसे भी शब्द आ सकता था। लेकिन अब केवल इनकी परिभाषा और इनके भेदों के नाम पर सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा साहब। अब प्रश्न सरल हो चाहे गलत ज़्यादा कठिन हो, अब स्टूडेंटों को तो ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो कहाँ से हटाया है सिलेबस। तो हिंदी के सिलेबस में केवल ये 4 अलंकार हटाए आपके और 2 पत्र हटाए मित्रों, पहले ही बहुत बड़ा था। अब सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हम इसको सिलेबस को करेंगे कैसे पूरा। अच्छी बात यह है कि अब तक हमने जो ऑनलाइन क्लासेज पढ़ी उनमें से कुछ भी हटा नहीं है। जैसे अपन ने पॉलिटिकल में पढ़ लिया तो बहुत से इनकी जितनी भी पढ़ाए गए वो सब हट गए। तो अच्छी बात यह है कि हमारी जो तैयारी थी वो हमारी जायज़ थी और उसको अन्यथा ना लेती हूँ हम व्यर्थ में, वो हमारी पढ़ाई बर्बाद नहीं हुई। लेकिन अब मित्रों गौर इस बात का करना है कि सिलेबस वास्तव में बहुत बड़ा है। देखो 4 नंबर के अपठित गद्यांश थे और अपठित पद्यांश थे। चार नंबर के और 4 नंबर के, ये आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। उसके बाद हम किताबों की बात करें, सृजन 32 नंबर की किताब थी, आज भी है। 32 नंबर की किताब थी, आज भी उतनी ही है सब, आज भी उतनी है। जैसे इस एक व्याख्या गद्य में से, एक व्याख्या पद्य में से, कवि परिचय इसमें से, पद्य में से, गद्य में से, सेम जो थे जितने भी पाठ थे, चाहे अपन सृजन की बात करें जिसमें 9 पाठ पद्य में थे और 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 8 पाठ गद्य में थे, वो सेम टू सेम पाठ हैं। पीयूष प्रभा की अपन जैसे बात करें तो 6 पाठ थे पीयूष प्रभा में, पीयूष प्रभा में 6 पाठ थे, वो 6 के पाठ युक्त हुए 12 नंबर के। अब 32 में तो 16 और 16 गद्य और 16 पद। उसके बाद तीसरी किताब भी थी संवाद सेतु, पढ़ा थोड़ा सा कठिन पड़ता है इसको, संवाद सेतु का, ये भी 12 नंबर की थी और 12 की, यानी कुछ भी नहीं हटाया इन किताबों में, जो टाइम लगता था वो कुछ भी नहीं हटाया मित्रों। इसलिए कंपलसरी हिंदी को आपको विगत सालों से कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है, तब जा करके आप अपना नंबर ला सकते हो। अब इसे बिल्कुल सिंपल वे में मत लेना मित्रों, क्योंकि अदर सब्जेक्टों से आप कंपेयर, खुद समझदार हो आप, मैं आपको पागल नहीं बना सकता और ना ही आप पागल बन सकते हो। कंपेयर करके देखना कि सारे सब्जेक्टों का सिलेबस, जो किताबों के पाठ हटे हैं वो वास्तव में छोटा हो गया, लेकिन हमने यहाँ पद पर तो सब शक्ति हटा तो दिए, लेकिन प्रश्न जरूर पूछेंगे साहब 2-2 नंबर के बोर्ड में। तर्क देखिएगा उनका कि पहले बोर्ड में कठिन प्रश्न आते थे, अब सरल आएंगे। अब सरल हो चाहे कठिन हो, प्रश्न तो प्रश्न ही होता है और स्टूडेंट को बोर्ड में प्रश्न कोई भी सरल नहीं लगता मित्रों। हालांकि जो बोर्ड ने कहा है वो उपयुक्त जानते हैं हमसे ज़्यादा, उनकी ये बात है। तो मित्रों ये सिलेबस की बात थी जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा आपको की। अब जैसे एक प्रश्न इसमें से दे दिया गया भाई, सृजन में से 36 नंबर की जो हमारी पास किताब है 32 नंबर की, इसमें से आएगा कैसे कैसे, तो एक व्याख्या गद्य से आएगी, एक व्याख्या पद्य से आएगी 4 नंबर के, अथवा विकल्प सहित व्याख्या गद्य में 2 व्याख्या, अथवा में व्याख्या पद्य में 2 व्याख्या पद्य में से। फिर 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक गद्य से पूछा जाएगा और एक पद्य से पूछा जाएगा, 4 नंबर के 2, 8 नंबर की हुई। उसके बाद 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 गद्य से और 2 पद्य से,
3-3 नंबर के। फिर उसके बाद किसी एक कवि या लेखक का पद परिचय आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर का, और 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत छोटे, एक गद्य से और एक पद से, 2-2 नंबर के। इस तरह से ये सिलेबस प्रोवाइड किया गया। और पाठ्यपुस्तक जो पीयूष प्रवाह थी, जिसमें से एक तो निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है जो विकल्प अथवा में आता है साहब 6 नंबर का, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं 2-2 नंबर के। इस तरह से 12 नंबर का ये सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद संवाद सेतु जो 11वीं 12वीं की एक अलग स्पेशल एक ही किताब थी, जिसमें से 10 पाठ आपको दिए गए हैं। उन 10 पाठों में से 1, 2, 3, 4, 5 जो पाठ है वो 11वीं के, 6, 7, 8, 9, 10 वो 12वीं के, जिसमें 6वां पाठ यानी पहला पाठ 12वीं का समाचार लेखन और ककार। उसके बाद विविध प्रकार के लेखन, तो 6 पाठ जो है वो आपका 2 नंबर का। विविध प्रकार के लेखन जिसमें फीचर भी है, संपादकीय भी है, संपादकीय नाम पत्र है, प्रतिक्रिया लेखन है, एक प्रश्न उसमें से आएगा 2 नंबर का। उसके बाद 8 पाठ है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेने की कला, वो भी 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। उसके बाद विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, जैसे फिल्म पत्रकारिता है, जो सारी चीज़ मैं आपको करा सकूँ 2 नंबर का। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है वार्ता है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी लेखन की कला है, ये एक प्रश्न इसमें से आएगा 3 नंबर का मित्रों। इस तरह से 12 नंबर का, और ये हूबहू सिलेबस है। 3.25 घंटे का पेपर, 80 नंबर का लगेगा, 20% 17 अंक आपके यहाँ से जाएंगे। इस तरह से मित्रों, इस तरह से हमने आपके सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा की। वैसे आप सभी लोगों के पास सिलेबस उपलब्ध हो गया होगा, आप सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझाने की कोशिश की। अब हम पढ़ाई कैसे करें, इस बात का हमें मनन करना पड़ेगा। तो देखिएगा मित्रों, समय हमारे पास कम है। राज्य सरकार ने छुट्टियां भी हमारी थोड़ी सी घटाई, दीपावली की, शीतकालीन अवकाश की और मध्यकालीन जो अवकाश होता है। अब पेपर जो हैं, राज्य सरकार ने कहा कि लगभग इस सिलेबस को पूरा करने के लिए 155 से 160 डेज की आवश्यकता हमें पड़ेगी कालांशों की, और ये कालांश हो रहे हैं लगभग अप्रैल। तो आप पक्का मान के चलना कि 2 नवंबर से जब स्कूल खुलेंगे, उसके बाद पेपर जो है फरवरी के मध्य या एंड में नहीं होंगे, अप्रैल से स्टार्ट होंगे मित्रों। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी, जो 5 महीने का आपके पास समय है मित्रों, उसको सिलेबस को गौर में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, और हम आपके साथ हैं। एनी वे एनी हाउ, किसी भी प्रकार का टेंशन आपको लेना नहीं है, और पूरी तरीके से फोकस होकर के अपनी पढ़ाई पर लग जाओ कमर कस के, ताकि आप जो अनुभव आपका कहता है, या मैं यूँ कहूँ जो सपने आप लोगों ने देखे, जो कोरोना की वजह से मर से गए थे हमारे सपने, उन्हें हमें पुनः जागृत करना है, पुनः साकार करना है, ताकि आने वाले समय हमारा हो। और ये सिलेबस जो हमें दिया गया है बिल्कुल छोटा समझ करके हमें इसके अपने ऊपर हावी ना होने दें, और सिलेबस पर हम हावी हो जाएं, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये आपके सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं मित्रों थोड़ा सा, और उस पाठ की तरफ अपन चलकर देखते हैं। देखो सब, हमने गद्य का एक पाठ भय जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित था, समझाने की जितना कोशिश की गई उतना आपको समझाया। PDF आपको डाल दी जाएगी, 1-2 दिन के बाद ये 2 पाठ हो जाएंगे। उसके बाद आज अपन दूसरा पाठ स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा पाठ, और उस पाठ का नाम है बाजार दर्शन, मार्केट व्यू। क्या नाम है? बाजार दर्शन, और लेखक है हमारे जैनेन्द्र कुमार। तो इन जैनेन्द्र कुमार के बारे में हम ये कहें
कि कहानियों और उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक चेतना का प्रवर्तन करने वाले, मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तक और प्रतिष्ठित कथाकार जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ। मैं लिख देता हूँ मनोवैज्ञानिक ऐसा शब्द जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तक, शुरुआत हमारी आकर्षक होनी चाहिए साहब, एवं प्रसिद्ध कथाकार श्री जैनेंद्र का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अलीगढ़ नाम से आपको याद होगा, बहुत चीज़ फेमस है। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ की फेमस है, और शायद अलीगढ़ के ताले और फेमस है। तो जो भी चीज़ आपको बीच में मिलती है उन पर हमें थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, कोई गलत बात थोड़ी है। अलीगढ़ में आपका जन्म हुआ और मैट्रिक तक की शिक्षा आपने हस्तिनापुर से की। कहाँ से की? हस्तिनापुर से। और उच्च शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? उच्च शिक्षा आपने, मैट्रिक तक की शिक्षा तो आपने कहाँ से प्राप्त की? हस्तिनापुर से। कहाँ से प्राप्त की? हस्तिनापुर से। और उच्च शिक्षा आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक तक शिक्षा हस्तिनापुर से 1905 में आपका जन्म हुआ। अलीगढ़ में मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तक और प्रसिद्ध कथाकार थे आप। अलीगढ़ में आपका जन्म हुआ। गांधी जी के आह्वान पर आपने अध्ययन छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसमें भाग लिया। क्रॉस करके लाइन लिखनी है आपको। गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर असहयोग, जो महात्मा गांधी का चलाया हुआ था असहयोग आंदोलन में, गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। किसने? जैनेंद्र कुमार ने। प्रसिद्ध कथाकार थे आप, मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तक थे आप। अलीगढ़ में आपका जन्म 1985 में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक तक की शिक्षा आपने हस्तिनापुर से प्राप्त की। आजीविका के लिए जैनेंद्र ने स्वतंत्र लेखन को अपनाया। क्यों अपनाया? स्वतंत्र लेखन को अपनाया। स्वतंत्र लेखन को अपनाया। क्यों? आजीविका के लिए, पेट भरना था, ये भी जरूरी था। हम जिंदे रहेंगे तभी तो देश के लिए लड़ पाएंगे। तो आजीविका के लिए आपने स्वतंत्र लेखन को अपनाया और अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। ये गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित थे। गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित थे। कौन? जैनेंद्र कुमार। गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित थे, भारतीय दर्शन के प्रखर चिंतक थे और गांधीवादी के जो कि गांधी मनोविज्ञान के पारुखी थे। क्या थे? पारुखी थे। कैसे थे? भारतीय दर्शन के प्रखर चिंतक। भारतीय दर्शन के प्रखर चिंतक थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और इनका जो निधन था, जन्म तो 1905 में हुआ अलीगढ़ में,
और निधन हुआ था 1990। कहाँ हुआ? 1990 में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं, उसके बाद पाठ की तरफ चलेंगे। ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तक और प्रसिद्ध कथाकार थे आप। आपका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। मैट्रिक तक की शिक्षा आपने हस्तिनापुर से प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। गांधी जी ने आह्वान किया तो आपने अध्ययन छोड़ दिया इन्होंने, और आप असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लग गए। स्वतंत्र लेखन अपनाया अपने आजीविका के लिए। आप गांधीवादी चिंतन की दृष्टि से प्रभावित थे और भारतीय दर्शन के आप प्रखर चिंतक थे, और आप 1990 में निधन हो गया साहब। अब इनकी हम थोड़ी सी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं साहब। रचनाएं देखिए साहब। सुनीता, सुनीता, परख, अनाम, अनाम स्वामी, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धनी, मुक्तिबोध। त्यागपत्र, मुक्ति बोध। अनामिका, सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि तो इनके उपन्यास थे साहब। ये तो क्या थे साहब? उपन्यास। अलग अलग लिखा रहा हूँ मैं आपको, उपन्यास थे टोटल रचनाएं जो मैं आपको बताऊं। और उसके बाद वातायन, दूसरी देखना, वातायन, बात में साहबा, एक रात, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी। एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या। इसे एक लाइन में याद रख लें। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। पाजेब ये है हमारे कहानी साहब। पाजेब फाजेब कहानी तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखी है। कहानी संग्रह है। उसके बाद जड़ की बात, साहित्य का श्रेय आदि निबंध संग्रह है। जड़ की बात, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय, सोच विचार, समय और हम। सोच विचार, समय और हम, ये ही क्या है? हमारे निबंध संग्रह। ये हमने इनके बारे में बात की। अब पाठ है हमारा बाजार दर्शन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी भूमिका इस पाठ के और सिलेबस के बारे में हमने आपको बताया। आगे की वीडियो में इस पाठ की पूरी रूपरेखा आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे कहानी के रूप में। मैं पूरे पाठ की आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा ताकि आपको पूरा पाठ बहुत सरल वे में याद हो जाए मित्रों। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।